नमस्कार साथियों, स्टडी आईक्यू जुडिशरी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम दीपांश है और द पॉडकास्ट के पिछले एपिसोड में हमने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एंड एस्टिमेट्स कमेटी को समझा था। तो साथियों, आज के डिस्कशन में हम पार्लियामेंट्री कमेटीज के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अगली पार्लियामेंट्री कमेटी जो हम समझेंगे वो है कमेटी ऑन पीएसयू। दोस्तों, कमेटी ऑन पीएसयू पहली बार 1964 में क्रिएट हुई थी ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ कृष्णा मेनन कमेटी। प्रेजेंटली इस कमेटी में 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 15 मेंबर्स लोकसभा के और 7 मेंबर्स राज्यसभा के होते हैं। अगर इस कमेटी के मेंबर्स के इलेक्शन की बात की जाए तो मेंबर्स का इलेक्शन प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा होता है, जिसकी वजह से सभी पार्टीज को रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। साथियों, अगर इस कमेटी के टर्म की बात की जाए तो इस कमेटी के मेंबर्स का टर्म 1 साल का होता है और कोई भी मिनिस्टर इस कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। अगर चेयरमैन की बात की जाए तो इस कमेटी के मेंबर्स में से ही कोई चेयरमैन के रूप में अपॉइंट होता है, जिसे लोकसभा के स्पीकर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और चेयरमैन लोकसभा का मेंबर ही होता है। दोस्तों, अगर इस कमेटी के फंक्शंस की बात की जाए तो इस कमेटी का पहला फंक्शन ये होता है कि ये कमेटी पब्लिक अंडरटेकिंग्स के सभी अकाउंट्स की रिपोर्ट को एग्जामिन करती है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की जितनी भी रिपोर्ट्स और पब्लिक अंडरटेकिंग्स होती हैं, उन्हें भी ये कमेटी एग्जामिन करती है। ये कमेटी इंश्योर करती है कि पब्लिक अंडरटेकिंग्स के सभी अफेयर्स अप्रोप्रिएट बिजनेस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डेंस में किए जाए। सभी कमर्शियल प्रैक्टिसेस को प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है या नहीं, ये भी ये कमेटी इंश्योर कराती है। मोर ओवर, ये कमेटी उन फंक्शंस को भी परफॉर्म करती है जो इसे टाइम टू टाइम स्पीकर के द्वारा दिए जाते हैं। बेसिकली ये फंक्शंस पब्लिक अंडरटेकिंग से ही रिलेटेड होते हैं। साथियों, अब हम कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स की लिमिटेशंस को समझते हैं। पहली लिमिटेशन तो ये होती है कि ये कमेटी मैक्सिमम 10 से लेकर 12 पब्लिक अंडरटेकिंग्स को एग्जामिन कर सकती है। 12 से ज्यादा अंडरटेकिंग्स को ये कमेटी एग्जामिन कर ही नहीं सकती। अगला लिमिटेशन ये है कि ये कमेटी टेक्निकल मैटर्स को डील नहीं करती, क्योंकि इस कमेटी के मेंबर्स टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते नहीं हैं। अगली लिमिटेशन ये है कि इस कमेटी की सभी रिकमेंडेशंस एडवाइजरी होती हैं, बाइंडिंग नहीं होती। नेक्स्ट लिमिटेशन है कि इस कमेटी का काम बेसिकली पोस्टमार्टम टाइप का काम है। दोस्तों, पार्लियामेंट्री कमिटीज की जब बात होती है तो अगली इंपॉर्टेंट कमेटी जो हमें समझनी है वो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी पार्लियामेंट के हाउस के प्रोग्राम एंड टाइम टेबल को रेगुलेट करती है। सभी लेजिस्लेटिव ट्रांजैक्शंस एंड दूसरे बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए ये कमेटी टाइम एलोकेट करती है। लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में 15 मेंबर्स होते हैं, जिसके चेयरमैन लोकसभा के स्पीकर होते हैं। राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में 11 मेंबर्स होते हैं, जिसके चेयरमैन राज्यसभा के चेयरमैन यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। दोस्तों, अगली पार्लियामेंट्री कमेटी है रूल्स कमेटी। अगर रूल्स कमेटी की बात की जाए तो रूल्स कमेटी हाउस के अंदर कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड सभी प्रोसीजरल मैटर्स को कंसिडर करती है। उसके बाद नेसेसरी रिकमेंडेशंस के थ्रू ये कमेटी हाउस की फंक्शनिंग को इफेक्टिव भी बना सकती है। लोकसभा की रूल्स कमेटी में 15 मेंबर्स होते हैं, जिसके चेयरमैन लोकसभा के स्पीकर होते हैं। साथियों, अगली पार्लियामेंट्री कमेटी है जनरल पर्पस कमेटी। जनरल पर्पस कमेटी उन सभी मैटर्स एंड कंसर्निंग अफेयर्स को कंसिडर करती है जो दूसरे पार्लियामेंट्री कमिटीज के जुरिसडिक्शन में आते ही नहीं। अगर इस कमेटी के फॉर्मेशन की बात की जाए तो यह कमेटी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में होती है। फॉलोइंग ऑफिस बेयरर्स इस कमेटी के मेंबर्स होते हैं: हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर, नंबर 2 डेप्यूटी स्पीकर, राज्यसभा के केस में डेप्यूटी चेयरमैन, उसके बाद मेंबर्स ऑफ पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स, राज्यसभा के केस में पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स, उसके बाद चेयरपर्सन्स ऑफ ऑल द डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज ऑफ द हाउस। फिर लीडर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज एंड ग्रुप्स इन द हाउस भी इस कमेटी के मेंबर होते हैं। इसके अलावा कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी इस कमेटी के मेंबर्स होते हैं। साथियों, नेक्स्ट पार्लियामेंट्री कमेटी है कमेटी ऑन विमेन एम्पावरमेंट। ये कमेटी 1997 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। इस कमेटी में 30 मेंबर्स होते हैं, 20 मेंबर्स लोकसभा से होते हैं और 10 मेंबर्स राज्यसभा से। कमेटी ऑन विमेन एम्पावरमेंट नेशनल कमीशन फॉर विमेन की रिपोर्ट को कंसिडर करता है। ये कमेटी उन सभी मेजर्स को एग्जामिन करती है जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा विमेन के स्टेटस, डिग्निटी एंड इक्वालिटी को सिक्योर करने के लिए इंप्लीमेंट किए जाते हैं। दोस्तों, अगली पार्लियामेंट्री कमेटी है कमेटी ऑन प्रिविलेजेस।
इस कमेटी के सभी फंक्शंस सेमी जुडिशियल होते हैं। ये कमेटी पार्लियामेंट के हाउसेस के अंदर ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस के केस को एग्जामिन करती है और फिर इस कमेटी के मेंबर्स एप्रोप्रिएट एक्शन को रिकमेंड करते हैं। लोकसभा के अंदर इस कमेटी में 15 मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा के अंदर इस कमेटी में 10 मेंबर्स पाए जाते हैं। साथियों, अगली पार्लियामेंट्री कमेटी जो हमें समझनी है वो है कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। इस कमेटी का काम ये एग्जामिन करना होता है कि जो पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन ने एग्जीक्यूटिव को दिए हैं, एग्जीक्यूटिव उन सभी पावर्स को ठीक तरीके से यूटिलाइज कर रहा है या नहीं। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट को हाउस के फ्लोर पर रखती है और ये रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव के पावर्स की यूटिलाइजेशन से रिलेटेड होती है। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के पास 15 मेंबर्स होते हैं। साथियों, कमेटी ऑन एथिक्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमेटी है। इस कमेटी को 1997 में राज्यसभा के अंदर फॉर्मुलेट किया गया था। फिर 2000 में लोकसभा के अंदर भी इस कमेटी को फॉर्मुलेट किया गया। इस कमेटी के द्वारा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए कोड ऑफ कंडक्ट को एनफोर्स किया जाता है। यह कमेटी केसेस ऑफ मिसकंडक्ट को एग्जामिन करती है एंड अप्रोप्रिएट एक्शन रिकमेंड करती है। इस कमेटी का यह भी फंक्शन होता है कि पार्लियामेंट के अंदर डिसिप्लिन एंड डेकोरम को इंश्योर किया जाए। साथियों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमेटी है कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स। यह कमेटी उन सभी एप्लीकेशंस को कंसिडर करती है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा लीव्स अप्रूव करने के लिए होती हैं। यह उन सभी मेंबर्स के केसेस को एग्जामिन करती है जो 60 डेज या फिर उससे ज्यादा के लिए पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग से दूर रहते हैं विदाउट परमिशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। लोकसभा के अंदर यह कमेटी एक स्पेशल कमेटी होती है जिसमें 15 मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा के अंदर ऐसी कोई भी कमेटी नहीं होती। साथियों, अगली पार्लियामेंट्री कमेटी है कंसल्टेटिव कमेटी। कंसल्टेटिव कमेटी बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट से अटैच्ड होती है। इस कमेटी के अंदर दोनों हाउसेस के मेंबर्स होते हैं। कंसर्न्ड मिनिस्ट्री के मिनिस्टर इंचार्ज कंसल्टेटिव कमेटी के चेयरमैन होते हैं। ये कमेटी इनफॉर्मल डिस्कशंस के लिए एक फोरम प्रोवाइड करती है। इस कमेटी को मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा फॉर्मुलेट किया जाता है। आपको बताते चलें कि इस कमेटी की मेंबरशिप वॉलंटरी बेसिस पर होती है एंड मैक्सिमम 30 मेंबर्स एंड मिनिमम 10 मेंबर्स इस कमेटी का पार्ट हो सकते हैं। जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो यह कमेटी भी डिसॉल्व हो जाती है और इन्हें रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लोकसभा के बाद फिर से फॉर्मुलेट किया जाता है। साथियों, अब हम डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज को समझेंगे। साल 1993 में यानी 1993 में 17 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज को रूल्स कमेटी ऑफ लोकसभा की रिकमेंडेशंस पर कॉन्स्टिट्यूट किया गया। उसके बाद साल 2004 में डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज वर इंक्रीज फ्रॉम 17 टू 24। इस कमेटी का यह ऑब्जेक्टिव होता है कि पार्लियामेंट के प्रति एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी को सिक्योर किया जाए। यह कमेटी एग्जीक्यूटिव के फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को भी इंश्योर करती है। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज पार्लियामेंट को असिस्ट करती हैं ताकि बजट के ऊपर डिबेट्स को ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके एंड 24 स्टैंडिंग कमिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स को कवर करती हैं। यहां पर आपको समझना होगा कि हर स्टैंडिंग कमेटी के अंदर 31 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 21 मेंबर्स लोकसभा के होते हैं और 10 मेंबर्स राज्यसभा के। लोकसभा के मेंबर्स को स्पीकर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है और राज्यसभा के मेंबर्स को चेयरमैन के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। कोई भी मिनिस्टर इस कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता, ना ही किसी दूसरी तरह की स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर बन सकता है। अगर टर्म ऑफ ऑफिस की बात की जाए तो ईच डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी का टर्म 1 साल का होता है। हमारी पार्लियामेंट के अंदर 24 स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, जिसमें से 8 स्टैंडिंग कमिटीज राज्यसभा के अंदर हैं एंड 16 स्टैंडिंग कमिटीज लोकसभा के अंदर हैं। साथियों, अब हम स्टैंडिंग कमिटीज के फंक्शंस को समझते हैं। ये कमिटीज उन डिमांड्स की ग्रांट्स को चेक करती हैं जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स के द्वारा पार्लियामेंट के सामने रखी जाती हैं। मोर ओवर, ये डिपार्टमेंटल कमिटीज कंसर्न मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट के बिल्स को भी एग्जामिन करती हैं और हर मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट की एनुअल रिपोर्ट को भी कंसिडर करती हैं। मोर ओवर, जब किसी हाउस में किसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी डॉक्यूमेंट को इनिशिएट किया जाता है तो ये कमेटी उस पॉलिसी को भी कंसिडर करती है और फिर उसमें रिफॉर्म्स को रेफर करती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज की लिमिटेशंस क्या होती हैं? आइए अब हम इन लिमिटेशंस को समझते हैं। ये कमिटीज डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर्स को कंसिडर नहीं कर पाती। मोर ओवर, कोई एक स्टैंडिंग कमेटी दूसरी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज के मैटर्स को भी कंसिडर नहीं कर सकती।
इन कमिटीज की रिकमेंडेशंस एडवाइजरी होती हैं, बाइंडिंग नहीं होती। डियर लिसनर्स, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज के कुछ मेरिट्स भी होते हैं। पहला मेरिट तो ये होता है कि इन कमिटीज की प्रोसीडिंग्स एंड वर्किंग स्टाइल किसी पार्टी के प्रति बायस नहीं होती। इन कमिटीज का अप्रोच काफी फ्लेक्सिबल होता है। ये कमिटीज इंश्योर करती हैं कि पार्लियामेंट का डिटेल्ड, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल एग्जीक्यूटिव के ऊपर हो सके। ये कमिटीज पब्लिक एक्सपेंडिचर में एफिशिएंसी को भी इंश्योर करती हैं एंड इन कमिटीज के थ्रू सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में कंट्रीब्यूट करने का एक मौका मिल जाता है। तो साथियों, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम एक और कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आप सबके लिए सिंपल वर्ड्स में ब्रेक करेंगे। तब तक आप सब स्टडी IQ जुडिशरी के साथ बने रहिए एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।